नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम चौपाल चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। जैसे कि आप सभी जानते हैं, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में हम सरकारी योजनाओं का जायजा लेते हैं और इसके लिए देश के अलग अलग गांव का दौरा करते हैं। लेकिन कोरोना संकट के इस काल में हमें एहतियात बरतना होता है और ऐसे में आपसी दूरी बनाए रखना बहुत जरूरी है और इसीलिए ये कार्यक्रम हम डिजिटल माध्यम से करेंगे। और इस कार्यक्रम में भले ही जो प्रस्तुतिकरण है उसका जो तरीका है वो थोड़ा अलग होगा, लेकिन किसान इसमें जरूर जुड़ेंगे। बहुत सारे किसानों की भूमिका इसमें रहेगी और विशेषज्ञ मेहमान से भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम आपको बता दें कि चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आज हम किस योजना पर बातचीत करने जा रहे हैं। तो आज चौपाल चर्चा कार्यक्रम में हमारी योजना है परंपरागत कृषि विकास योजना, जिसका उद्देश्य मुख्य रूप से जैविक खेती को बढ़ावा देना है। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ मेहमान हैं डॉक्टर अमित कौल, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है कृषि विज्ञान केंद्र पठानकोट में। डॉक्टर कौल, आपका बहुत बहुत स्वागत है चौपाल चर्चा के इस कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर कौल, सबसे पहले हम परंपरागत कृषि विकास योजना जो है, इस योजना के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। बताएं कि क्या है ये योजना और किस तरह से ये योजना काम करती है। हाँ जी, परंपरागत कृषि विकास योजना, ये योजना बेसिकली जो है ऑर्गेनिक खेती, जो जैविक खेती है, उसको बढ़ावा देने के लिए जो हमारी सरकार है उसने इसको लेके आई थी पिछले साल जी। इसके अंतर्गत ये है कि जो ये एक सब कंपोनेंट है सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट का, जैसे मृदा जो स्वास्थ्य प्रबंधन है उसका ये सब कंपोनेंट है, जो नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हमने जो अपने जो भी हमारे प्रबंध है, जैसे नेचुरल रिसोर्स हैं, उन्हीं को हमने यूज करना है अपनी खेती में, और उसके साथ हमने जो अपना जो वातावरण है उसको दूषित होने से बचाना है, और साथ साथ जो हमारा किसान है उसकी हमने इनकम को बढ़ाना है। जी बिल्कुल। और ये जो परंपरागत कृषि विकास योजना है, इसका जो एक जो ढांचा है वो किस तरह का है? हाँ जी, इसका ढांचा ऐसे है कि इसमें नेशनल लेवल के ऊपर एक नेशनल काउंसिल है, फिर स्टेट काउंसिल है, फिर उसके ऊपर एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। 3 तरह के अलग अलग काउंसिल है। नेशनल काउंसिल में जो सेक्रेटरी है वो चेयरमैन होते हैं, स्टेट काउंसिल में जो एडिशनल सेक्रेटरी है वो चेयरमैन है, और आगे रीजनल काउंसिल है। इसमें इसका जो इसके 6 जो अलग अलग उद्देश्य हैं, इसका मेन उद्देश्य ये है कि हमने जैसे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर उसको बढ़ावा देना है, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उनको हमने इस्तेमाल करना है, और कम से कम लागत हो किसान की, और उसका खर्चा कम से कम हो, और उसकी आय बढ़े। दूसरा इसमें जो हमने पेस्टिसाइड है, जो हमने जो वो कम से कम इस्तेमाल करने हैं, कम से कम क्या बिल्कुल ही नहीं इस्तेमाल करना है इसमें पेस्टिसाइड को। जो तो डॉक्टर कौल, आपने इस योजना के बारे में और इसके संस्थागत ढांचे के बारे में हमें बताया है। इस बीच हमारे साथ एक किसान हैं, आइए उनकी बात सुनते हैं। इस वक्त सतीश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। जी सतीश जी। सतीश कुमार, मैं एक छोटे किसान का बेटा हाँ। मेरे मन विच गल है कि मैं एक ऑर्गेनिक खेती लैके आवां, जिहदे विच हल्दी पाउडर ते मिर्ची ते गरम मसाला, जिहदा मैनू पता नहीं इहदी कितनी क्वांटिटी पाई जावे ते ये तैयार किया जावे। तो डॉक्टर कौल, आपने सुना होगा कि सतीश जी कह रहे हैं कि वो जैविक खेती करना चाहते हैं, चाहे वो हल्दी पाउडर है, मिर्च मसाले हैं, उनकी खेती करना चाहते हैं जैविक तरीके से। तो क्या सुझाव देंगे आप उन्हें? हाँ जी, इसमें तो सबसे बढ़िया है हल्दी के लिए जैविक खेती का जो है वो सबसे बढ़िया रहती है। इसमें क्या है, हमने जो जिसको बोलते हैं हम फार्म यार्ड मैन्योर है, जो उसको हम इस्तेमाल करेंगे इसमें हल्दी के लिए। जो इसका बीज है वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से मिल जाता है, उसको हम इस्तेमाल करेंगे, और इसमें हम किसी भी तरह का रसायन का उसको भी हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारे खरपतवार है वो नहीं निकलेंगे, जो नमी है वो खेत में बनी रहेगी, और वही पराली जो है वो बीच में ही उसके अंदर मिट्टी में जो मिल जाएगी, उससे भी हमारा जो है वो ऑर्गेनिक जो है वो बढ़ेगा, और उससे हमारी जो है जो उत्पादन है वो हल्दी का वो भी बढ़ेगा। बिल्कुल। तो पर्यावरण के दृष्टि से भी ये बहुत ही अच्छा है, और इसके साथ ही फसल की गुणवत्ता भी अच्छी होती है। लेकिन इसके साथ ही व्यावसायिक रूप से जैविक खेती करना चाहते हैं और इसके लिए वित्तीय सहायता चाहिए, तो परंपरागत कृषि विकास योजना किस तरह से किसानों को वित्तीय सहायता मुहैया कराती है? डॉक्टर कौल, आपसे जानना चाहेंगे। हाँ जी, परंपरागत कृषि विकास योजना जो है, इसके अंतर्गत क्या है, ये इसीलिए लाई थी सरकार ने योजना कि जो किसान जैविक खेती करना चाहते हैं उनको 2 हेक्टेयर तक जो है सरकार
वो वित्तीय सहायता देती है। जी जी। तकरीबन 3 साल के लिए वो सहायता दी जाएगी, 10-10 हजार रुपया तकरीबन हर साल के लिए किसान को मिलेगा। पर वो ऐसे ही सीधा डीबीटी ऐसे नहीं होगा, वो है तो डीबीटी का ही एक पार्ट है, पर उनको जो जैसे वो बीज खरीदेंगे, जैसे उनको अगर वो किसी तरह का वो मैन पावर चाहिए उनको, वो सारा उनको देखेंगे जब हम जैसे हम लोकल लेवल के ऊपर कृषि विज्ञान केंद्र है, जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं और जो रीजनल काउंसिल है वो उसको चेक करेगा, तभी उनको ये सारा वित्तीय सहायता मिलेगी। और 2 हेक्टेयर से ऊपर किसी को वित्तीय सहायता नहीं मिलेगी, चाहे किसान 5 हेक्टेयर खेती कर रहा है, पर इस परियोजना के अंतर्गत सिर्फ 2 हेक्टेयर तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर कौल, इसके साथ ही आगे और भी हम जानेंगे इस योजना के बारे में, और भी चर्चा करेंगे, साथ ही किसान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन फिलहाल चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम चौपाल चर्चा, और आज हम इस कार्यक्रम में परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में चर्चा कर रहे हैं। साथ ही कुछ किसान भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जरूर जुड़ेंगे, और विशेषज्ञ मेहमान डॉक्टर अमित कौल भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। डॉक्टर कौल, आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर हम कि जो परंपरागत कृषि विकास योजना है, इसके अंतर्गत अगर किसान चाहते हैं कि जैविक खेती करने के साथ ही ग्रुप या क्लस्टर बनाए, ताकि इससे व्यावसायिक तौर पर उनको मुनाफा ज्यादा होगा, तो ऐसे में किस तरह से ग्रुप या क्लस्टर बनाए जाते हैं और साथ ही पंजीकरण कैसे कराया जाता है? हाँ जी, इस योजना का जो उद्देश्य है, ये क्लस्टर बना के ही पूरा होगा जी। इसमें क्लस्टर जो है, क्लस्टर रीजनल लेवल के ऊपर बनता है। रीजनल लेवल के ऊपर जो क्लस्टर बनेगा वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, जैसे हमारी संस्थाएं हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, कृषि विज्ञान केंद्र है, और रीजनल काउंसिल है, जो हमारा जो रजिस्टर्ड रीजनल काउंसिल है, वो बना सकते हैं। एक क्लस्टर में कम से कम 20 हेक्टेयर होने चाहिए और 20 फार्मर होंगे। जो 20 किसान हैं वो कम से कम एक क्लस्टर में होंगे, और 20 हेक्टेयर हमें कम से कम करने ही पड़ेंगे जी। तो बिना क्लस्टर के अगर कोई किसान करना चाहता है, उसको कोई भी वित्तीय सहायता नहीं मिलेगी। अगर वो इस योजना के साथ जुड़ना चाहता है तो उसको क्लस्टर में ही आना पड़ेगा, और पंजीकृत जो है वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन कर सकते हैं। और कोई अगर एनजीओ इसको करना चाहती है, वो नीति आयोग या दर्पण के साथ अगर वो जुड़ी हुई है एनजीओ, तभी वो कर सकते हैं। उसमें ये है कि 10% जो है वो एनजीओ को उसका खर्चा वो भरना पड़ेगा, बाकी जो है वो जो भी इस योजना के तहत सरकार की तरफ से मिलेगा। जी ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। इस वक्त अगले किसान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रोहित शर्मा जी। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। जी रोहित जी, क्या कहना चाहते हैं आप? मेरा नाम रोहित शर्मा है और मैं जिला पठानकोट स्टेट पंजाब का रहने वाला हूँ। मेरा ये सवाल है, अगर मैं ऑर्गेनिक खेती करना चाहूँ
तो उसमें जो लीक बढ़ जाते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, जहाँ कोई और तरीका है तो भी बता दीजिए। जी, तो डॉक्टर कौल, आपने सुना कि किस तरह से खरपतवार जो है उसका नियंत्रण करना चाहते हैं, उसके लिए उपाय जानना चाहते हैं, बताइए। हाँ जी, ये जो ऑर्गेनिक खेती, जैविक खेती में ये समस्या जरूर आती है कि खरपतवार काफी हो जाते हैं जी। इसमें। जैसे बरसात का मौसम है उसके बाद में खरपतवार आ जाते हैं, जैसे अभी कनक का जो है इसका गेहूं का सीजन आगे आएगा, इसमें भी समस्या आती है। तो इसमें जैसे हम मल्च कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया कि हम पराली का इस्तेमाल इसमें बहुत अच्छे से कर सकते हैं। एक तो हमारा जो है वातावरण वो दूषित होने से बच जाएगा, दूसरा हम जो अंतर जो वो है लाइनें हैं फसल की, उसमें हम पराली का इस्तेमाल करेंगे जब, उसके साथ क्या होगा, जो खरपतवार है वो बाहर नहीं निकलेगा और उससे हमारा जो उपज है वो भी बढ़ेगी। इसके साथ साथ जैसे हमने इसी के तहत जो आ जाता है कि हम जो मैनेजमेंट कर रहे हैं जो भी पराली की, जैसे गेहूं की खेती करनी है वो हम मशीन से करें, हैप्पी सीडर से कर सकते हैं। हैप्पी सीडर के साथ क्या होता है, जो पराली है वो बीच में ही कट के अंतर जो लाइनें हैं उसमें पड़ जाती है और उसमें खरपतवार नहीं होते जी। इन सब बिल्कुल, तो जो रासायनिक खरपतवार नाशी है उनका इस्तेमाल करने की बजाय बेहतर है कि जो किसान है वो पराली प्रबंधन उचित तरीके से करे, तो इससे पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होगा और इससे जो उत्पादकता है वो भी बढ़ेगी। डॉक्टर कौल, आपसे जानना चाहेंगे कि जो मॉडल क्लस्टर प्रदर्शन है ये क्या है और कौन कौन सी संस्थाएं प्रदर्शन कर सकती हैं? जैसे कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि मॉडल क्लस्टर जो है ये संस्थाएं जो सरकारी संस्थाएं हैं वही कर सकती हैं, या रीजनल काउंसिल कर सकता है, जैसे स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, कृषि विज्ञान केंद्र है, ये मॉडल क्लस्टर बनवाते हैं। इस क्लस्टर में क्या होगा, जैसे हम एक ही गांव में अगर 20 हेक्टेयर हो या आसपास के जो नजदीक के गांव होंगे उन किसानों को हम साथ में लेके 20 हेक्टेयर का एक क्लस्टर बनाना होता है और उस क्लस्टर को ही हम रजिस्टर करवा सकते हैं रीजनल काउंसिल की। बिल्कुल। आइए एक और किसान यहाँ पर जुड़ रहे हैं, उनका भी जानते हैं कि क्या सवाल है। इस वक्त हमारे साथ गौरव जी जुड़ रहे हैं। जी गौरव जी, बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप? गांव चिलवा, डिस्ट्रिक्ट पठानकोट से हूँ जी। मेरा एक विशेषज्ञ से एक प्रश्न है कि अगर हम ऑर्गेनिक खेती की उपज अच्छी पैदा कर लेते हैं तो उसके हमें मंडीकरण में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। जैसे हम खुली मंडी में जाते हैं तो वहाँ हमें ये पूछा जाता है कि आपके पास आप जाओ ब्रांड है आपके, उसका FSSAI का ट्रेडमार्क है या नहीं। तो उसके हमारे किसान इकट्ठे होके अगर हम सोसाइटी बनाते हैं, सोसाइटी एक्ट में जाते हैं, बिजनेस लाइन उसको इस्तेमाल करते हैं, तो उसके हमें कैसे कौन कौन से रूल फॉलो अप करने पड़ेंगे, क्या क्या करना चाहिए, उसके बारे में पूरा विस्तार से बताइए। जी डॉक्टर कौल, विस्तार से बताइए मंडी की व्यवस्था के बारे में और इसके साथ ही जिस तरह से प्रमाणीकरण की भी जरूरत पड़ती है, ऐसे में क्या करे किसान? ये जो हमारा जो उद्देश्य है इस योजना का, वो उद्देश्य यही है कि हमने एक तो सशक्तिकरण किसान को वो करना है, जो हमारे उत्पाद आएंगे ऑर्गेनिक या जो जैविक खेती से उत्पाद आएंगे उसकी पैकिंग करनी है। पैकिंग करने के बाद खुद से उनको मंडीकरण करना है और उसके लिए जो ब्रांडिंग है, जो लोगो है, वो रीजनल काउंसिल और जो सरकारी संस्थाएं हैं वही उनको देगी जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। पहले साल में इसका क्या है कि पहले साल में तो इंडिया ग्रीन का लोगो जो मिलता है, क्योंकि तब पहले साल में ये शुरू हुआ है, तो तब तक हम ये नहीं कह सकते कि इस किसान का पूरा खेत ऑर्गेनिक हो चुका है। 3 साल के बाद जब उनका जो खेत है वो उसको इंडिया ऑर्गेनिक का लोगो मिल जाएगा और ब्रांड बना के वो उसको मंडीकरण कर सकते हैं। दूसरा, जब उसकी जैसे उन्होंने बोला कोऑपरेटिव सोसाइटी की रजिस्ट्रेशन करवानी है, ये एक जो FPO का ही एक पार्ट है। FPO का जो पार्ट है इसके अंदर क्या करना है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी का एक्ट है, जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज की जो ईमेल जो उनकी ID है वहां पे जाके हम इसका फिलिंग कर सकते हैं, फॉर्म फिल करके अपना ब्रांड का और लोगो का सब उनको वहां पे भर के, पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, वो डिटेल्स वहां पे फिल करके हम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के एक्ट के अंदर इसको हम रजिस्टर कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तो मुझे उम्मीद है गौरव जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और इसी तरह से परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में हमारी बातचीत जारी रहेगी। लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहें दूरदर्शन के साथ पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर
पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा, हाँ, अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम चौपाल चर्चा और आज हम परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में चर्चा कर रहे हैं और बहुत सारे किसान भी इस कार्यक्रम में लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमारे साथ विशेषज्ञ मेहमान भी हैं। पठानकोट से असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अमित कौल। डॉक्टर कौल, जानना चाहेंगे आपसे कि ये जो परंपरागत कृषि विकास योजना है, इसके तहत किसानों का क्षमता निर्माण यानी कि जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, उसके लिए किस तरह की रणनीति पर काम किया जाता है? हाँ जी, इसके तहत सबसे पहले क्या होगा, जब हम एक क्लस्टर बनाएंगे, क्लस्टर के अंतर्गत जो 20 किसान होंगे 20 हेक्टेयर के, तो उनकी जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, जो हम ट्रेनिंग्स हैं, जो अलग अलग ट्रेनिंग्स है, वो रीजनल काउंसिल है, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, कृषि विज्ञान केंद्र है, वो अलग अलग उनकी ट्रेनिंग्स करवाते हैं और उनके एक्सपोजर विजिट हैं, जो पहले से किसान कर रहे हैं, ये उनके पास हम लेके जाते हैं और उनको दिखाते हैं कि कैसे ये ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। इसके अलावा हर साल में वैसे कम से कम 3 ट्रेनिंग और 3 एक्सपोजर विजिट होती है इसमें, जो भी किसान इसमें इस योजना का फायदा लेना चाहते हैं। बिल्कुल, आइए आगे बढ़ते हैं। अगले किसान नवीन कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी नवीन जी, पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? मेरा नाम नवीन कुमार, विलेज बोआ, तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट पठानकोट। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर ऑर्गेनिक खेती में नदीन ज़्यादा मात्रा में निकल आए तो उसके लिए हमें नदीन नाशक स्प्रे करना चाहिए, जो यूनिवर्सिटी रिकमेंड करती है। और दूसरा, हमारी कणक में अगर जल रस्ट पड़ जाए तो उसके लिए हम उसको फंगीसाइड जो स्प्रे है वो करना चाहिए या ना करना चाहिए। अगर ना करेंगे तो हमारी फसल जो है पूरी खराब हो सकती है, उसके लिए क्या ऑप्शन है? तो डॉक्टर कौल ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं नवीन जी, लेकिन पूछ रहे हैं कि खरपतवार नाशी या फिर फंगीसाइड इसका इस्तेमाल करे या ना करे, क्योंकि अगर करते हैं, अगर ये इस्तेमाल ना करे तो कई बार फसल काफी नष्ट हो जाती है, नुकसान बड़ा हो जाता है, तो ऐसे में क्या करें? हाँ जी, इसके अंतर्गत ये है कि जैविक खेती में हम किसी भी प्रकार का जो है वो नदीन नाशक, कोई भी खरपतवार नाशक या किसी भी तरह का रसायन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं जी। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि अगर इनको लगता है कि अगर खरपतवार हो रहे हैं तो उसमें हम जो है होइंग जिसको हम बोलते हैं, वो हम हाथ से या व्हील हैंड हो उससे हम वो कर सकते हैं। जो अंतर जो लाइनें होती हैं फसल की, उसके अंतर्गत हम वो हमें हाथ से ही निकालने पड़ेंगे, जो भी हमारे खरपतवार होंगे। दूसरा, जैसे ये बोल रहे हैं कि अगर उल्ली वगैरह आ जाती है गेहूं के अंदर, तो उसके लिए क्या है कि वो वैरायटीज ही वो लें जिसके अंदर ये उल्ली को रेजिस्टेंट हो या टॉलरेंट हो वैरायटीज, उन वैरायटीज को ही इनको लेना चाहिए। ज्यादातर येलो रस्ट की प्रॉब्लम आती है, जो मंडी का एरिया है जहाँ पे भी बारिश ज्यादा होती है, तो रेजिस्टेंट या टॉलरेंट वैरायटीज एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के द्वारा वो मिल जाती है, तो ये उनको लगाएं अपने खेत में, तब उनके ये प्रॉब्लम नहीं होगी। जी जी बिल्कुल। आइए जल्दी से आगे बढ़ते हैं, अगले जो किसान हैं उनको भी जोड़ लेते हैं अपने साथ। गोविंद लाल जी इस वक्त हमारे साथ हैं। बताइए गोविंद जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? मेरा क्वेश्चन है कि अकेला ऑर्गेनिक खेती करता हूं तो मेरे को सर्टिफिकेट मिलेगा या मेरे को एक समूह में ही काम करना पड़ेगा? जी डॉक्टर कौल, सवाल ये है कि प्रमाणीकरण के लिए क्या अकेले जो किसान जैविक खेती कर रहे हैं, क्या वो भी उन्हें भी मिल सकता है या फिर उनको समूह में ही करना होगा खेती? हाँ जी, अगर कोई किसान जैविक खेती पहले से कर रहा है तो उसको जो सर्टिफिकेशन है वो जो रीजनल काउंसिल्स हैं उन्हीं के द्वारा होती है। तो अगर उन्होंने सर्टिफिकेशन करवाई है, अगर वो अपना सेल कर रहे हैं कहीं पे भी अपना जो उत्पाद है, तो वो कर सकती हैं। अगर उनको इस योजना का फायदा लेना है, अगर इस योजना से उनको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, तो वो अकेले नहीं कर सकते हैं। इस योजना के साथ उनको जुड़ना ही पड़ेगा। अगर वो इस योजना से किसी भी तरह की वित्तीय मदद भी चाहते हैं तो या ट्रेनिंग चाहते हैं, फिर उनको इस योजना के साथ जुड़ना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल। इसके साथ ही डॉक्टर कौल हमें बताइए जैविक पोर्टल के बारे में, क्या है जैविक पोर्टल और जो किसान है उसके लिए किस तरह से ये सहायक है? जैविक पोर्टल जो है वो सरकार की तरफ से बनाया गया है। इसके ऊपर वो कहीं पे भी जाके वो देख सकते हैं कि कैसे कैसे इसकी रजिस्ट्रेशन होती है, कितनी असिस्टेंस किसान को मिल सकती है। जैविक पोर्टल के ऊपर हर तरह की वो देख सकते हैं। अगर उनको लगता है कि किसी तरह का उनके साथ धोखा भी कर रहा है
तो वो जाके जैविक पोर्टल के ऊपर वो अपना देख सकते हैं कि इस योजना का वो कैसे कैसे वो ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे ले सकते हैं। उसमें हर तरह की जानकारी दी गई है सरकार की तरफ से, किसी की तरह का भी सरकार ने कुछ भी वो छुपाया नहीं हुआ, इसमें सब कुछ बताया गया है उस पोर्टल पर। जी बिल्कुल। और डॉक्टर कौल बताएं, ये जो परंपरागत कृषि विकास योजना है ये तो यूं भी बहुत ही फायदेमंद योजना है क्योंकि जैविक खेती की ओर जो किसान हैं उनको वो बढ़ावा देता है, लेकिन हमारे यहाँ पर बहुत से ऐसे प्रगतिशील किसान हैं जो कई वर्षों से भी जैविक खेती करते आ रहे हैं। ऐसे में क्या इस योजना के अंतर्गत इन प्रगतिशील किसानों से भी चर्चाएं की जाती है? जी हाँ, इसका एक उद्देश्य ये भी है कि जब हम जो क्लस्टर बनाते हैं उन किसानों के जो प्रगतिशील किसान हैं जो पहले से इस योजना के साथ जुड़े हुए हैं, उन किसानों को वहां पे लेके जाया जाता है, उनके फार्म जो है वो दिखाए जाते हैं और उनसे सुझाव लिए जाते हैं कि उनकी नए किसान हैं जो उनके कई जैसे हर तरह का उनका वो सवाल होता है वो उनसे भी कर सकते हैं, क्योंकि किसान जब किसान के साथ बात करता है उनको लगता है कि ये हमारा ही एक साथी है तो हमें अच्छी तरह से ये बता देगा, तो किसी भी तरह का वो हमसे बात, तो इस चीज का वो बहुत ज्यादा उनको बेनिफिट होता है। बिल्कुल, यानी कि जो अपने अनुभव है वो साझा कर पाते हैं किसान और दूसरे के जो खेती के तौर तरीके हैं उनको देखते हुए भी उनको प्रेरणा मिलती है, तो बाकी और किसान भी इससे जुड़ते हैं। डॉक्टर कौल, आपने बहुत ही विस्तार से हमें बताया है परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में और हमें उम्मीद है कि जो किसान इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और जो अब तक नहीं जुड़ पाए इस योजना से वो जरूर जुड़ेंगे और जैविक खेती को अपनाएंगे। और साथ ही बहुत से किसान भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े, उनके सवालों का भी आपने जवाब दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जी हाँ, तो चौपाल चर्चा कार्यक्रम में हमने आज विस्तार से बातचीत की परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में और चौपाल चर्चा की अगली कड़ी में फिर किसी सरकारी योजना के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही किसान साथियों को भी अपने साथ जोड़ेंगे और आप भी लगातार हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े रहें। इसी के साथ चौपाल चर्चा की आज की कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में फिर हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।